हेलो रीट अभ्यर्थियों, एक बार फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं रीट प्री का लैंग्वेज 2 का सिलेबस। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में क्या अंतर है, और अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं कि लैंग्वेज 1 चुननी चाहिए या लैंग्वेज 2, तो आज हम इसकी भी चर्चा करते हैं। और दूसरी बात, तो रीट की जो तैयारी कर रहे हैं ना, L1 की या L2 की, यानी लेवल 1 और लेवल 2 की, यानी कि पहली से लेकर 5वीं तक की क्लास पढ़ाने वाले अध्यापकों की और छठी से लेकर के 8वीं तक की क्लास पढ़ाने वाले अभ्यर्थियों की जो अध्यापक की जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के दिमाग में एक खास कन्फ्यूजन एक बात को लेकर के रहता है। कन्फ्यूजन इस बात को लेकर के रहता है कि सर हम लैंग्वेज 1 कौन सी चुने, लैंग्वेज 2 कौन सी चुने, संस्कृत चुने, इंग्लिश चुने। तो मैं आपको एक जानकारी देता हूँ दोस्त, अगर आप लोग साइंस फील्ड से हैं, अगर आप साइंस मैथ से हैं और अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर है, तो आप लोगों को लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ही चुननी चाहिए, या आप लैंग्वेज 1 में चुन सकते हैं। सिलेक्शन आपके ऊपर है। आज अपन चर्चा करेंगे आपको कौन सी बेहतर रहेगी, कौन सी आपको चुननी चाहिए। और अगर आप एसएसटी से हैं, जहाँ पर आप लोगों ने हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल, ये इन सब्जेक्ट से हैं, ज्योग्राफी वगैरह, जिसमें आपका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, जिसमें आपका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोगों को इंग्लिश नहीं चुननी चाहिए, आपको संस्कृत और हिंदी चुननी चाहिए। यानी पहले में आपको हिंदी और दूसरे में संस्कृत। आपको पता है कि 30-30 मार्क्स के लिए, 30-30 क्वेश्चंस के लिए आपकी दोनों लैंग्वेज आने वाली है, ठीक है ना, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। आज हम चर्चा करेंगे कि भाई अगर आप अंग्रेजी चुनते हैं, यानी अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, मैथ के विद्यार्थी हैं, और अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, और अगर आपको चुनना है क्या, लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज चुनना बेहतर रहेगा। तो आपको पता है रीट के दोनों लेवल्स में लैंग्वेजेस 1, लैंग्वेज 2, या लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेबस सेम है। मतलब जो लेवल 1 में लैंग्वेज 1 है, वही लेवल 2 में लैंग्वेज 1 है, और जो लेवल 1 में जो लैंग्वेज 2 है, और वही लेवल 2 में भी लैंग्वेज 2 है। मतलब लेवल 2 में दोनों साइड लैंग्वेज सेम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 और लेवल 2 में अलग अलग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स, यानी रीट का जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान योग्यता परीक्षा। किसके लिए? टीचर्स के लिए, अध्यापकों के लिए एक राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम है ये, और इसी को हम फुल फॉर्म में कहते हैं रीट। 2024 नहीं है, सिलेबस तो 2022 का है, लेकिन सिलेबस को अपडेट नहीं किया गया है। 2022 में भी 2024 में भी हम 22 का ही सिलेबस पढ़ने वाले हैं दोस्तों। इसको एग्जाम को कंडक्ट कराएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, जिसको आप क्या कहते हैं, BSER। जो परीक्षा 10वीं और 12वीं की आयोजित होती है, वह आयोजित ये कराएगा। और ध्यान रखना दोस्त, इसका जो पेपर होगा वो अच्छे लेवल का होगा, अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। सिलेबस अगर हम देखें लेवल 2 का अगर सिलेबस देखें, लेवल 1 और लेवल 2 का सेम है। तो अब देख रहे हैं हम लेवल 2 में जो छठी से 8वीं तक है उसका देख रहे हैं, ये लैंग्वेज 1 को पढ़ाने वाले। अब ये मत सोचना कि ये लेवल 1 का नहीं है, मतलब ये पहली से लेकर के 5वीं तक पढ़ाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी या अध्यापकों के लिए भी यही सिलेबस है, और जो छठी से 8वीं तक पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी यही सिलेबस है। दिमाग में सेट कीजिएगा, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा मैं आप लोगों को। और देखिए, ये सेक्शन तो हटा दीजिए, सेक्शन तीसरा है, क्योंकि लैंग्वेज जो 1 है वो सेक्शन 3 में आती है। आप सेक्शन हटा दीजिए यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे? 30, और आपका टोटल मार्क्स कितने होंगे? 30। चलो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज 1 में आपका क्या क्या है। लैंग्वेज 1 में एक अनसीन पैसेज आएगा दोस्त। क्या आएगा? एक अनसीन पैसेज, एक अपठित गद्यांश आएगा। गद्यांश में कम से कम 7-8 लाइन या 10-12 लाइन्स होंगी। अब सब में आता है, CET एग्जाम में भी आता है और बड़ी एग्जाम्स में भी आता है। उसमें आपको अनसीन प्रोज जानते हो, जो देखा नहीं है ऐसा प्रोज पैसेज आएगा, और इसको प्रोज पैसेज को बोलते बेटा गद्यांश, सॉरी, क्या बोलते हैं? गद्यांश। ये गद्यांश, अब शायद बिंदी इधर लगेगी, ये लो इधर लगा दी, गद्यांश आता है, ठीक है। इसको हटा लो, ये गद्यांश आएगा साहब, ठीक है। बात समझ में आ गई मेरी? अब ये गद्यांश के बाद आपको गद्यांश में आएगा कैसे क्वेश्चन। एक तो आपको सिनोनिम का क्वेश्चन पूछेगा, पर्यायवाची बताओ। क्या पूछेगा आपसे? पर्यायवाची। 4 ऑप्शन देगा और आपसे कहेगा कि हम ये जो वर्ड दे रहे हैं, इस वर्ड का मीनिंग पैसेज में से कौन सा वर्ड देता है, ठीक है ना। या पैसेज का जो ये वर्ड है, अंडरलाइन कर दिया, ये पैसेज का ये वर्ड है, और ये वर्ड इन 4 ऑप्शन में से कौन सी मीनिंग देता है, सिनोनिम। एक पूछेगा आपसे विलोम, एंटोनिम।
एक पूछेगा आपसे विलोम एंटोनिम, समझ रहे हो मेरी बात को, एक आपसे विलोम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, तो आपको एंटोनिम बताना मुझे तो नहीं लगता टफ होगा। यानी विलोम भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि ये पैसेज का एक वर्ड है, हमने एक पैसेज का एक वर्ड निकाल लिया, इसका कौन सा निम्न में से शब्द विलोम है। एक आपसे स्पेलिंग एरर पूछ सकता है, पैसेज में से स्पेलिंग निकाल लेगा और वो आपसे स्पेलिंग एरर पूछेगा, ठीक है ना। वर्ड फॉर्मेशन, शब्द का निर्माण, आपको ऐसे शब्द दे देगा, जैसे एक पैसेज में एक शब्द आया कि आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये शब्द आया, मान लो पैसेज में एक आइडेंटिफिकेशन नाम का शब्द आया, आपसे पूछेगा कि वर्ड की फॉर्मेशन में ये कौन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, ऐसे कुछ करके पूछेगा आपसे। एक आपसे पूछेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको एक लाइन दे देगा पैसेज में से उठी हुई लाइन, उसके लिए एक सिंगल वर्ड पूछेगा। ऐसे जैसे कोई वर्ड है कि एक आया था वहां पर एलिमनी आया था, एलिमनी आया था, अब एलिमनी पैसेज में है वर्ड एलिमनी, एलिमनी होता है पत्नी को तलाक के बाद जो पति पैसा देता है काम चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए, उसको एलिमनी बोलते हैं। अब वहाँ आया द मनी दैट इज गिवन टू वाइफ टू ए डाइवोर्स्ड वाइफ बाई ए हस्बैंड, ठीक है ना। तो अब इसको नीचे आपको वन वर्ड पूछेगा, एलिमनी, पैट्रीमनी, मैट्रीमनी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पैसेज में से जो आंसर है उसमें से छाट के देना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं इसे। स्पेलिंग एरर, वर्ड फॉर्मेशन, एक ग्रामर है, तो आपको बहुत सारे तो सिनोनिम तैयार करने पड़ेंगे, ढेर सारे एंटोनिम, फिर भी आप श्योर नहीं रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे कि यार पता नहीं कहाँ से आ जाए। तो वोकेबुलरी का बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पूछा जाने वाला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, ग्रामर का एक बहुत बड़ा भाग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखो सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, आपको नाउन का पता होना चाहिए, आपको प्रोनाउन का पता होना चाहिए, आपको वर्ब का पता होना चाहिए, आपको एडजेक्टिव्स आने चाहिए, ठीक है बच्चों। आपको क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए, आपको कंजंक्शन आने चाहिए, आपको प्रपोजिशन आने चाहिए, है ना, और इंटरजेक्शन भी पूछ सकते हैं। ये आपको ग्रामर में बहुत बड़ा पोर्शन तैयार करना है। जिनका आप एसएससी वगैरह की जिन्होंने तैयारी कर रखी है या बैंक वगैरह की तैयारी कर रखी है, उन लोगों के लिए ये अच्छा पेपर रहेगा अगर L1 वो तैयार करते हैं तो, यानी कि लैंग्वेज 1 तैयार करते हैं, लैंग्वेज 1 तैयार करते हैं तो उनके लिए ये पोर्शन ठीक रहेगा ग्रामर का। टेंसेज आएंगे, आपको पता है अपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंसेज हैं। डेटर्मिनर्स आएंगे, डेटर्मिनर्स होते हैं दृढ़ निर्धारक शब्द, मतलब किसी शब्द, किसी नाउन की जो संख्या बताते हैं ना, मात्रा अनिश्चित वाली, जैसे सम बुक्स, सम पेन्स, मैनी कार्स, मैनी पीपल, तो ये अनिश्चित लोग हैं, अनिश्चित कार है, अनिश्चित वाटर है। तो ऐसी जो डेटर्मिनर्स होते हैं जैसे सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, दिस, दैट, दीज, दोज, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, नो, बोथ, सेवरल, वेरियस, अदर और अनदर, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ना है आपको, कंपैरेटिव डिग्री पढ़नी है, सुना होगा मोर, बेटर, लेस, स्मार्टर, फेयरर, ब्यूटी, है ना, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, आपने सुना होगा, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना आपको सीखना पड़ेगा कि अगर कोई सेंटेंस दे रखा है, जैसे मानो आपको एक सेंटेंस दिया कि रोहित लव्स म्यूजिक, रोहित को म्यूजिक पसंद है, और आपसे पूछा कि सर इसका एक फ्रेम क्वेश्चन करो, और आपसे क्वेश्चन कहेगा आपको इसके क्वेश्चन फ्रेम करना है, एक क्वेश्चन बनाना है, तो आप कैसे, आपसे पूछेगा क्या, वो ऐसे पूछेगा आपको इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाना है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि डज रोहित नॉट लव म्यूजिक, ऐसे आपको पूछना पड़ेगा। अब आपको बनाना कैसे, बहुत एक स्ट्रक्चर बनेगी, एक सेट बनेगा। क्वेश्चन टैग भी पूछा जा सकता है आपसे, वैसे तो इसमें साथ दे दिए WH वर्ड, ये WH क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपको वो क्वेश्चन टैग भी पूछ सकता है, यानी पीछे एक छोटा सा प्रश्न आता है, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आरंट आई, ऐसा आएगा आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ, तो वो आपका क्वेश्चन टैग होगा। हेल्पिंग वर्ब से पूछ सकता है, जैसे मैं और WH वर्ड से भी पूछ सकता है। तो आपको 3 तरह के यहाँ पर क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपने सुना ही होगा सब कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलना, पैसिव से एक्टिव बदलना, नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच। तो टोटल मिला के पूरी ग्रामर आ गई इसके अंदर, समझ रहे हो मेरी बात, यानी कि पूरी ग्रामर जिसको 3-4 महीने के लगभग आपको कवर करने के लिए चाहिए, 3-4 महीने बहुत बढ़िया से कवर करने के लिए। नॉर्मल लेवल पे तो आप 1.5-2 महीने में ग्रामर कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे लेवल से कवर करनी है तो बहुत बढ़िया टाइम चाहिए आपको, ठीक है। अब आता है बेसिक नॉलेज किसकी, अंग्रेजी की। अंग्रेजी की बेसिक नॉलेज में आता है जो साउंड वाला है सेगमेंट, फोनोलॉजी वाला सेगमेंट वो है इसके अंदर। फोनोलॉजी क्या होती है साहब, ध्वनि। आपको पता होगा कि अंग्रेजी को बोलने के लिए, फोनोलॉजी के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई अंग्रेजी में साउंड कितने हैं। तो आपको टोटल 44 साउंड्स के बारे में मैं बताऊंगा। अंग्रेजी में अक्षर 26 होते हैं, लेटर्स 26 होते हैं, लेकिन उनको बोला 44 तरीके से जाता है। इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं, ABCDEFG करके Z तक 26 होते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं हम 44 तरीके से, उनकी हम जानकारी लेंगे।
फोनेटिक सिंबल्स और उन 4400 साउंड्स को किस किस तरह से सिंबल्स में दिखाते हैं ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ये टॉपिक्स दोनों ये आपके लैंग्वेज 2 में भी है, मतलब लैंग्वेज 1 में भी है और लैंग्वेज 2 में भी है। उसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा कुछ नहीं है, जो सिंबल सीख गया ट्रांसक्रिप्शन सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपके टीचिंग मेथड, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपके यहाँ पर लैंग्वेज 1 में। लैंग्वेज 1 में टीचिंग मेथड बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है। देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने के सिद्धांत, ये यहाँ भी है और आपके लैंग्वेज 2 में भी है। मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोनों में आपको टॉपिक पढ़ना है। आपको कई सारे मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपको ये सारे मेथडों की स्ट्रक्चरल मेथड को भी तैयार करना पड़ेगा। कई उपागम पढ़ने पड़ेंगे आपको, जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए जरूरी होते हैं, अप्रोच होते हैं वो उपागम, ठीक है ना, विधियां और उपागम। आपको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियां और उपागम चाहिए वो आपको करने पड़ेंगे। लैंग्वेज टीचिंग, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ये पूरा है, सी नहीं है टॉपिक, ये सी है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी लैंग्वेज सीखने के लिए, अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए आपको कौन कौन से अप्रोच और कौन कौन से मेथड्स यूज करने हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा कि लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कैसे किया जाए, मतलब भाषण, जो भाषा कौशल है ना, भाषा कौशल, उसको किस तरीके से विकसित किया जाए, उनके लिए क्या क्या मेथड्स होंगे। आपको ऐसे बोल देगा कि मान लो एक बच्चा है और जैसे सुनीता ने एक बच्चे को खड़ा किया और खड़े करके पूछने लगी, उससे क्वेश्चन पूछने लगी, लेकिन वो आंसर तो जानता है लेकिन उस पर व्यक्त करना नहीं आता। तो बताओ आप किस मेथड से उसको व्यक्त करने को सिखाओगे, तो या किस तरीके से भाषा को विकसित किया जाए, उसकी को किस तरह से डेवलप किया जाए, मदर टंग का किस हद तक यूज किया जाए, और आपकी जो टारगेट लैंग्वेज है उसको हम किस तरह से यूज करें, इन सारी चीज़ों के बारे में आएगा। फिर आएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि आपको पता है कि टीएलएम आजकल बहुत ज़्यादा, और आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, बीएसटीसी में पढ़ा होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किस किस तरह के होते हैं, कि टेक्स्ट बुक्स का उनके जीवन में क्या रोल है, टेक्स्ट बुक्स कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक में सिलेक्शन ग्रेडेशन वगैरह कैसे कैसे होने चाहिए, सारी चीज़ें बात चलेगी। मल्टीमीडिया मटेरियल्स, आप मल्टीमीडिया का यूज किस तरीके से पढ़ाने में कर सकते हो, ठीक है ना, जिनको अपन विजुअल मेथड्स कह सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अदर रिसोर्सेज की अपन बात करेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, जिनको हम, जैसे कई सारे गेम्स हैं और कई सारे, जैसे अरमन रोडसा शाही विधि है, आपने सुना होगा, ठीक है ना, टीएटी वगैरह है, कई सारी ऐसी विधियां हैं। फिर हम पढ़ेंगे सीसी। सर ये सीसी क्या है? सीसी का मतलब है कंटिन्यूअस, सतत, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव, सतत एवं व्यापक, कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसी का क्या रोल है? आज आपको पता है कि जितना सीबीएसई स्कूल चल रहा है और आजकल तो कॉलेज लाइफ में भी सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है, तो सीसी का क्या रोल है, कैसे कैसे सीसी लगते हैं, कैसे कैसे सेमेस्टर लगते हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स होती हैं उनकी, तो उसके बारे में है कि किस किस तरीके से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। फिर A&E हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, बहुत बड़ा लेवल है इस कोर्स का। A&E का मतलब असेसमेंट, यानी असेसमेंट, जांच, एंड इवेल्युएशन और मूल्यांकन। जांच और मूल्यांकन हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। जांच और मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है अंग्रेजी भाषा में, तो अलग अलग विधियों के माध्यम से होता है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किन किन तरह के नुकसानों का सामना हमने करना पड़ सकता है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी ही पड़ेगी। तो आप एक तरह से देखो तो लैंग्वेज 1 में बहुत पढ़ना पड़ रहा है। अब आते हैं अपन लैंग्वेज 2 की बात। देखो अब अपन की लैंग्वेज 2 चलेगी, बाकी सब सेम टू सेम है। लैंग्वेज 2 देखना कितनी आसान पड़ती है भाई, है ना। लैंग्वेज, मैं तो सभी बच्चों को ये सलाह दूंगा, बाकी का आपको कौन सा लेना है आप देख लेना, है ना, बाकी का आपको लेना कौन सा है देख लेना। और हमारे पास जितना टाइम है, अब से हम शुरू कर रहे हैं कोर्स को, और एग्जाम आपकी फरवरी में है, और फरवरी से पहले पहले मैं आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करा दूंगा, ये तय है। मतलब हो सकता है तो पूरा ही, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 55-60 क्लासेज में आपका कोर्स हो जाएगा, और 55-60 क्लासेज के लिए हमारे पास समय है। तो जो बच्चे मुझसे डे 1 से इंग्लिश से जुड़ रहे हैं, तो वो लगातार जुड़े, तैयारी अच्छे से करें, और बिल्कुल आप ऑनलाइन कतई बढ़िया तरीके से जुड़े रहें। आपको सारी चीज़ें कराऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर और आने वाले संभावित प्रश्न, सभी चीज़ों की चर्चा करके हम पढ़ेंगे। तो निश्चित तौर से दोस्त आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। पहली से लेकर 5वीं तक के लिए भी यही सिलेबस है, और 6ठी से लेकर के 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी यही सिलेबस है लैंग्वेज 2 का। देखो सबसे पहले ग्रामर कितनी प्यारी है, ये देखो ग्रामर कितनी प्यारी है। ग्रामर में इसमें प्रोज पैसेज आएगा, वही आपका क्या आने वाला है इसके अंदर, गद्यांश। क्या आने वाला दोस्त, गद्यांश आने वाला है। अब इसमें केवल ग्रामर के 3 ही टॉपिक है एक तरह से देखा जाए तो, जो गद्यांश से रिलेटेड होंगे।
गद्यांश से रिलेटेड 3 ही टॉपिक है। एक तो है लिंकिंग डिवाइसेस। लिंकिंग डिवाइसेस में हमको 3 चीज पढ़नी है बेटा। मैक्सिमम तो पढ़ना है कंजंक्शन, सवाल तो कंजंक्शन से ही आ जाएगा। फिर कुछ पढ़ने हैं अपन को प्रपोजिशंस, कुछ आपको प्रपोजिशंस पढ़ने, और थोड़ा सा हमको यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस भी पढ़ना पड़ेगा, हल्का सा रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्त, किसके यूज पढ़ने पड़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर अपन को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, सेकंड टॉपिक, जिसको अपन सिंटैक्स भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब ये तीनों टॉपिकों के नाम से ही जाना जाता है। फिर अपन पढ़ेंगे मिथ्यानुमान, फैलेसीज। मिथ्यानुमान में बहुत सारी फैलेसीज होती हैं। पहले तो अपन देखेंगे फैलेसी क्या होती है। कभी कभी तो परिभाषा से ही सवाल आ जाता है, आपसे पूछेगा कि भैया रेड हेरिंग फैलेसी क्या होती है, फैलेसी ऑफ इक्विवोकल क्या होती है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन क्या होती है, फैलेसी ऑफ डिकम्पोजिशन या डिवाइडेशन क्या होती है। ठीक है ना, ऐसी कई सारी फैलेसीज हैं जिनको आपको तैयार करना पड़ेगा बहुत आराम से। बैंड वैगन फैलेसी, ठीक है ना, जनरल हिस्ट्री जनरलाइजेशन फैलेसी है ना, फैलेसी ऑफ इमोशन या अपील टू अथॉरिटी, अपील टू इमोशन, अपील टू पिटी, बहुत नॉर्मल से चित्रों के माध्यम से सीखेंगे बेटा। बहुत बढ़िया बढ़िया इमेज बनाएंगे, बहुत बड़े बड़े उदाहरण देखेंगे। मोस्टली वो उदाहरण देखेंगे जो कि एग्जाम्स में आ चुके हैं और एग्जाम ओरिएंटेड है। ये 3 टॉपिक तो आपके पैसेज से संबंधित है। ये पैसेज आएगा, पैसेज से संबंधित इन तीनों सवाल। ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल है। हो सकता है पैसेज से रिलेट करके पूछ ले, पैसेज से अलग भी पूछ ले। फिर आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे कैन सुना होगा, कैन, कुड, मे, माइट सुने होंगे ना आपने। शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑड टू, यूज टू, ये सारे के सारे मॉडल अपन को यहाँ पढ़ने हैं। कॉमन ईडियम्स है, कुछ मुहावरे हैं, सामान्य मुहावरे, जैसे ये अपन को ईडियम्स पढ़ने पड़ेंगे, मुहावरे पढ़ने पड़ेंगे, और कुछ वाक्यांश। ज़्यादातर तो मुहावरे और वाक्यांश आपके पढ़ाए हुए में से आ जाएंगे, अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, उनसे बाहर नहीं जाएगा। जैसे मुहावरे और वाक्यांश इनसे बाहर नहीं जाएंगे। जैसे आपसे पूछता है कि भाई जैसे ड्राउनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रस का मतलब क्या है? डूबते को तिनके का सहारा, है ना। और एक आपसे पूछ लिया कि भैया बीट अराउंड द बुश, झाड़ी के इर्द गिर्द बातें करना, मतलब क्या होता है कि व्यर्थ की बातें करना। एक होता है बर्न मिडनाइट ऑयल, मध्य रात्रि तक तेल जलाना, मतलब बहुत अधिक अध्ययन करना। ठीक है ना। एक जैसे फ्रेजेज आते हैं, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ, है ना। एक है चार्लीज हॉर्स, ऐसे कई ऐसे मुहावरे आते हैं, छोटे छोटे वाक्यांश आते हैं। उन वाक्यांशों को भी हमको तैयार करना है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। ये वोकैब का पोर्शन इतना सा देखो, वहाँ तो अपन को सिनोनिम याद करने पड़ते, एंटोनिम याद करने पड़ते, वन वर्ड याद करने पड़ते, बहुत सारे। और यहाँ पर अपन को मुहावरे बहुत ही डेफिनिट से हैं, बहुत लिटिल कम से हैं, संख्या में गिने चुने मुहावरे हैं, गिने चुने वाक्यांश हैं, जिनसे सवाल आ जाएगा, फंस जाएगा। और ग्रामर में भी वहाँ बहुत सारे टॉपिक थे, नाउन था, प्रोनाउन था, टेंस था, ये था वो था। यहाँ पर मॉडल है, एक कंजंक्शन है, एक ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक तरह से कंजंक्शन ही है वो। बाकी का ये तो अपन का लिटरेरी टाइप का एक टॉपिक गया, लिटरेचर के टाइप का। फिर लिटरेचर आ जाती है। लिटरेचर भी बहुत छोटा छोटा सा आपका सेटअप है। अनसीन पोइम आपको दी जाएगी, एक स्टेंजा दिया जाएगा पोइम का, ऐसे पोइट्री का एक कविता दे दी जाएगी, मान लो, या एक स्टेंजा दे देंगे आपको, दे दिया स्टेंजा, ऐसे छोटा सा स्टेंजा दे दिया। आपसे पूछेगा, एक लाइन उठा ली, एक शब्द उठा लिया, एक फ्रेज उठा लिया कि भैया बता इसमें कौन सा अलंकार यूज हुआ है। तो आपको ये यूँ मान लो सिंगल पेज का मैटर है, एक एक पेज कवर करेगा आपका ये, बस एक एक पेज के अंदर ये आपके पूरे टॉपिक्स हो जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है ना, मैं 3 क्लासेज में, 2 या 3 क्लासेज में इस पोर्शन को पूरा करा दूंगा। भाई 2 या 3 क्लास का टॉपिक है, ये 2 क्लास में हो जाएगा, और तीसरी क्लास में अपन इसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो 3 क्लासेज में ये पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है ना। अलिट्रेशन का मतलब आप जानते होंगे, अनुप्रास अलंकार होता है, जिसमें आपको पता है नज़दीकी से जुड़े हुए जो शुरुआत में व्यंजन वर्ण और व्यंजन ध्वनियाँ एक रिपीट होती हैं। व्यंजन वर्ण रिपीट होते ना, जैसे पी की आवृत्ति बार बार आ जाएगी, एल की आवृत्ति आ जाएगी, एफ की आ जाएगी, तो वो होता है एलिट्रेशन। सिमली जानी क्या होता है? सिमली होता है बेटा क्या? उपमा अलंकार। क्या होता है? उपमा। और ये होता है आपका रूपक अलंकार, ये होता है आपका मानवीकरण। क्या होता है? मानवीकरण। ठीक है ना। ओके, मानवीकरण जैसे आपको कहते हैं, जैसे ट्रीज आर स्टेयरिंग एट मी, पेड़ मेरी ओर घूर रहे हैं, तो पेड़ों के आँख कहाँ आ गई जो घूरेंगे, तो पेड़ों को मानवीकृत कर दिया। मैंने कहा पेशेंस कंसोल्स मी, धैर्य मुझे सांत्वना देता है, तो धैर्य कब से सांत्वना देने लग गया? तो धैर्य कैसी व्यक्ति करता है, कैसा काम कर रहा है? सजीवों जैसे काम कर रहा है। मैंने कहा डेथ्स आई आर वेरी हॉरिबल, मृत्यु की आंखें बड़ी भयानक है। मृत्यु की कब आंखें आ गई भैया? आंखें तो इंसान की होती है, तो वो मानवीकरण होता है। मेटाफर ऐसा होता है, जैसे कई बार क्लास में कह देते हैं अपन कि रोहित तो क्लास का शेर है यार,
तो रोहित क्लास का शेर कैसे हो सकता है? शेर तो जंगल में रहता है, रोहित क्लास में कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब हम मेटाफर देते, रूप दे देते शेर का, उसको सिमली कहते हैं। मैंने कहा तू तो यार बिल्कुल ततैये की तरह है, तो की तरह है, मैंने तू तो ततैये की तरह मंडराता रहता है, तो यू आर जस्ट लाइक ए हॉर्नेट, तो लाइक ए हॉर्नेट बोल दिया, लाइक तो वो सिमिली हो गई, बहुत सीधा सीधा सा यूं ही कर दोगे आप। असोनेंस मानी होता है स्वरानुप्रास, मतलब अनुप्रास ही है ये भी एक तरह का, लेकिन इसमें क्या है, उसमें तो व्यंजन ध्वनि रिपीट होंगी जिसको कॉन्सोनेंस भी कह सकते हैं, और असोनेंस यानी होता है सिर्फ इसमें स्वर ध्वनियां रिपीट होंगी। कई बार आता है ना जैसे कि जैसे यू आर मीटिंग विद चीटिंग इज नेवर हीटिंग, यू आर मीटिंग विद चीटिंग इज नेवर हीटिंग। तो पता है आपको क्या है कि मीटिंग में बड़ी, चीटिंग में बड़ी, और हीटिंग में बड़ी, तो तीनों में बड़ी हुई का साउंड आ रहा है, तो वो असोनेंस हो गया। अगर राइम ले, ये ले क्या होती है सर? ले पंक्ति के अंत में मिलती है बेटा। आपने कभी कभी छोटे छोटे बच्चों की कविताएं सुनी होंगी, बड़े बच्चों की तो आपने कहाँ सुनी होंगी, मैं छोटे छोटे बच्चों की सुना देता हूँ आपको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनी, तो लास्ट में क्या आ रहा है? स्टार। हाउ आई वंडर वॉट यू आर, तो पहले लाइन में क्या था? स्टार, और दूसरी में आर। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, तो देखो तीसरी लाइन में क्या था? हाई, और चौथी में स्काई। उधर स्टार, आर, हाई और स्काई, तो एक साउंड सा मिल रहा है ना, तो उसी को कहते हैं राइम। फिर हम राइम स्कीम भी सीखेंगे। इसमें राइम स्कीम क्या होती है, मैं एक पॉइंट अलग से लिख लेता हूं, मैं आपको राइम स्कीम भी सिखाऊंगा, और राइम स्कीम हमारे बहुत काम आएगी सोनेट वगैरह फाइंड आउट करने में, ठीक है ना। अगले लिटरेरी टर्म थोड़े बड़े लिटरेरी टर्म है, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन अच्छे हैं, मजेदार है, ज्यादा नहीं है, 4 ही हैं, बहुत आसान से। एलिजी शोकगीत, शोकगीत क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, किस किस तरह की शोकगीत होते हैं। पेस्ट्रोल एलिजी होती है, कौन ने लिखी, सबसे बढ़िया पॉपुलर एलिजीज कौन कौन सी है, मिल्टन ने कौन सी एलिजी लिखी, और आपके मतलब और भी हैं कई सारे, जो मैथ्यू आर्नोल्ड है, या फिर और भी लोग हैं जिन्होंने एलिजीज लिखी हैं, उनके हम बारे में बात करेंगे। सनेट मानी होता है चतुष्पदीय कविता, 14 पंक्तियों की कविता। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, बताओ 4 प्रकार की होती है ना, कौन कौन सी होती हैं कविताएं? एक तो होता है इंग्लिश सोनेट, ठीक है ना, एक तो हो गया इंग्लिश सोनेट, एक हो गया पेट्रार्कन सोनेट, एक हो गया क्या आपका स्पेंसियन सोनेट, और एक हो गया मिल्टोनिक सोनेट, हो गया ना। तो 4 तरह के सोनेट्स हम पढ़ेंगे। हालांकि मिल्टोनिक सोनेट एक तरह के पेट्रार्कन सोनेट ही है, लेकिन हम इन पे सनेट्स पर बात करेंगे अच्छे से, कहाँ से उत्पन्न हुआ सनेट वर्ड, सनेट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, ऑक्टेव क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है, इसमें वोल्टा क्या होता है, सिजूरा क्या होता है, ये जो 6 लाइन के 3 लाइन के जो स्टैंजा होते हैं उनको टर्सेट कहते हैं, 4 लाइन के स्टैंजा को क्वार्टरेंस कहते हैं, इनकी राइम स्कीम क्या होती है, सबको हम पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट स्टोरी, लघु कथाएं कितने तरह की होती हैं, इनके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे कि पात्र कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके अलावा आपके प्लॉट क्या होता है, थीम क्या होती है, व्यू क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है ना, आपके राइजिंग एक्शन क्या होता है, फॉलिंग एक्शन क्या होता है, क्लाइमैक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों के जिक्र हम इसके अंदर करने वाले हैं। ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी में क्या अंतर है? बहुत छोटी छोटी चीज़ें दोस्त, इतनी बारीकी से पढ़ने वाले हैं, तुम्हें मज़ा आ जाएगा पढ़ करके, और बहुत कम भी है, 4 टॉपिक तो इसमें तुम देखो। और क्या समझते हो कितना है? 3-4 पेज का ये मैटर है, 2-3 पेज का ये मैटर है, 2-3 पेज का ये मैटर है, और 2 से 3 पेज का ये मैटर है। तुम क्या सोचते हो कोई ज़्यादा लंबा है? हाँ बिल्कुल नहीं है, टेंशन फ्री खेल है तुम्हारा। आगे देखो क्या ये लैंग्वेज 1 में नहीं थे? लैंग्वेज 1 में भी तो थे। यहाँ पर लिटरेचर ज़्यादा है, वहाँ पर ग्रामर ज़्यादा थी। वहाँ एसएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए ठीक है, और ये उन कैंडिडेट्स के लिए ठीक है जो बेचारे साइंस के हैं या इंग्लिश लिटरेचर के हैं, उनके लिए ये ठीक है। उनको ज़रूरत नहीं है कि एसएससी की इंग्लिश पढ़ें या फलाने की इंग्लिश पढ़ें, डीके की इंग्लिश पढ़ें, इससे काम कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज की बात करें तो किसकी? अंग्रेजी साउंड पढ़ेंगे, वही 44 साउंड, और वो सिंबल पढ़ेंगे कि इनको कैसे हम करें, और थोड़ा बहुत फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। जैसे आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने देखा कि ये बुक लिख रहा है ना बुक। अब बुक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? देखो ऐसे बी बन गया, और ये छोटा ऊ बन गया, और ये के बन गया। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है बुक का। सर हमें कैसे आएगा? अरे हम सिखाएंगे, ऐसे ही तो आएगा। देखो मैंने कही ये कैट है, अब कैट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? ये कै हो गया, ये आपका आई हो गया, और ये टे हो गया, ये कैट हो गया।
टफ थोड़ी है, बिल्कुल आसान है। कैसे बनाएं ये हम चर्चा करेंगे बाद में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। आगे देखो टीचिंग मेथड, देखो इसके अंदर कितने आसान से टीचिंग मेथड्स हैं। देखो टीचिंग प्रिंसिपल्स तो उसके अंदर भी थे, इसके अंदर भी है। इधर बहुत बढ़िया टॉपिक है कम्युनिकेटिव अप्रोच, संप्रेषण उपागम। संप्रेषण उपागम जैसे टीचिंग मेथड्स, टीचिंग प्रिंसिपल्स में देखो हम कई सारी तो मैक्सिम्स पढ़ेंगे, जैसे इजी टू कॉम्प्लेक्स जाया चाहे, या फिर सिंपल टू हार्ड जाया जाए, या फिर अपन कहे कि नोन टू अननोन जाया जाए, ऐसे टीचिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फिर अपन टीचिंग मैक्सिम्स है वो। टीचिंग प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि भाई कौन कौन से सिद्धांत हमें यूज करने चाहिए, ग्रेडेशन करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए, टीचिंग मटेरियल कैसा चुनना चाहिए, फिर डाइवर्सिटी ऑफ क्लासरूम में कैसे पढ़ाना चाहिए। तो टीचिंग प्रिंसिपल्स अलग अलग तरह के सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संप्रेषण उपागम। संप्रेषण उपागम में हम ये पढ़ेंगे भैया कि किस तरीके से डायरेक्ट मेथड को यूज किया जाता है। डायरेक्ट मेथड और कम्युनिकेटिव अप्रोच में थोड़ा सा अंतर होता है। डायरेक्ट मेथड में एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है रटा रटा करके, और यहाँ पर जो है आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच में एक फ्री एटमॉस्फेयर दिया जाता है, आपको सोशल रेस्पेक्ट में, सोशल पर्सपेक्टिव में तैयार किया जाता है। भाई आपको होटल ले गए, होटल में जाकर के एक को तो बना दिया मैनेजर और एक को बना दिया ग्राहक की बेटा बात करो, तो एक दूसरे से बात करेंगे, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करना है। टीचर यहाँ पर बेचारा इनएक्टिव सा रहता है और बस चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है। टीचर यहाँ पर एक तरह से ऑब्जर्वर होता है, फैसिलिटेटर होता है, गाइड होता है, बीच बीच में रोकता नहीं है टीचर की, मतलब गड़बड़ हो जाता है टीचर बीच में रोक देता तो। फिर टीचिंग इंग्लिश के चैलेंजेस क्या क्या हैं, आज अंग्रेजी पढ़ाने में इंडिया में क्या क्या चुनौती होती है। ओवर क्राउडेड क्लासेज होती है, टीचिंग मटेरियल की प्रॉब्लम है, मल्टीमीडिया क्लासेज नहीं होती है ना, पूरे तरह के रिसोर्सेज नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेज हैं हमको सामना करनी पड़ती है। फिर क्या क्या चुनौतियाँ हैं वो हम सामने देखेंगे। डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने में क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं। इसमें थोड़े डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डिस्ग्राफिया है, डिस्फ्रेजिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्प्रैक्सिया है, ADHD है, ठीक है ना, ऑटिज्म है। ये हम कुछ ऐसे क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। थोड़ी बहुत वैसे हटा दिए डिसऑर्डर्स, लेकिन फिर भी आ जाए तो पढ़ने पड़ेंगे। और थोड़ी विविध क्लासों में किस तरह से अंग्रेजी पढ़ाई जाए, जैसे मानो 2-5 तरह के विद्यार्थी बैठे हों अलग अलग भाषाओं को जानने वाले, तो उन विद्यार्थियों को किस तरह से ट्रीट किया जाए। घरेलू भाषा का कैसे उपयोग हो, यानी कि आज हिंदी भाषा को हम किस तरह से उपयोग करते हैं। आपको पता है स्कूलों में हिंदी भाषा यूज़ होती है अंग्रेजी सिखाने के लिए, होती है ना, मैं भी तो तुम्हें हिंदी भाषा यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का उपयोग टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में ठीक होता है, लेकिन हिंदी भाषा किस तरह से कारगर होती है टारगेट लैंग्वेज को सिखाने में, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद। बहुभाषावाद का मतलब होता है कि आज एक ही देश में, एक ही विद्यालय में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है ना। मतलब आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में बैठने वाले लोग, जो इंटरनेशनल क्लासेज होती हैं उनमें, आप जैसे कई लोग गूगल पर या यूट्यूब पर क्लासेज देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टीचर्स की क्लास देखते हैं, लेकिन कोई चाइनीज़ देख रहा है, तो कोई अमेरिकन देख रहा है, तो कोई कैनेडियन देख रहा है, तो वो उस टीचर को कैसे समझते हैं। तो एक लैंग्वेज उन्होंने यूज कर ली, राइट। अब वो क्लासरूम ऑफलाइन हो तो उस क्लासरूम में टीचर कैसे ट्रीट करेगा मल्टीलिंगुअलिस्ट बच्चों को या मल्टीलिंगुअल बच्चों को, तो उन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। मल्टीलिंगुअल टर्म कहाँ से आया, पॉलीग्लॉट क्या होते हैं, बाइलिंगुअल क्या होते हैं, मोनोलिंगुअल क्या होते हैं, और जो NCF है इसके बारे में क्या कहता है, NCF ने मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में क्या कहा, बहुत सारी चीज़ें हम जानकारी में लेंगे। मूल्यांकन विधि, ये वहाँ भी थी लेकिन वहाँ पर थोड़ी टफ थी, यहाँ पर आसान है। वहाँ पर असेसमेंट भी था और इवैल्यूएशन भी था, यहाँ पर सिर्फ इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है। रिमेडियल टीचिंग, रिमेडियल टीचिंग उपचारात्मक, ओके, उपचारात्मक अध्यापन। आपको पता है कई विद्यार्थी क्लास में बहुत पिछड़े हुए रह जाते हैं ना। कई विद्यार्थी एकदम बढ़िया तेज गति से निकल गए आगे, क्वेश्चन के नंबर तो 10 में से 9 आ रहे हैं, क्वेश्चन के 10 में से 5 आ रहे, क्वेश्चन के तो 10 में से 0, खाता ही नहीं खोला। तो जिनके खाते नहीं खुले उनको क्या प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को जान करके टीचर पहले तो डायग्नोसिस करता है, निदान करता है, और फिर उनको जो टीचिंग देता है अलग से, वो क्या कहलाती है, रिमेडियल टीचिंग। वो टीचिंग नहीं होती, एक प्रकार का ड्रिल होता है। तो अपन बातें करेंगे इसके बारे में, कोई ज़्यादा नहीं है। तो भैया ये हुआ छोटा सा सिलेबस। तो मेरा मानना ये मेरे भाई, आप लैंग्वेज 2 का ही सिलेबस फॉलो करना, आपको लैंग्वेज 1 का सिलेबस फॉलो नहीं करना है। और जितने भी, अभी भी मैं एक बार फिर से कह के जा रहा हूँ, अगर आप लोग साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो आप संस्कृत भाषा में ना घुसिएगा, क्योंकि आपके वहाँ पर 15-16 नंबर ही रह जाएंगे, 15-16 क्वेश्चन रह जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके 25 से ऊपर सबके सवाल सही जाएंगे इंग्लिश में। आप बस क्लास में बने रहें, लगातार मेरी क्लासेस को देखते रहें,
अपडेटेड क्लासेज हैं, बिल्कुल क्लासेज अपडेटेड है, पुरानी क्लासेज बिल्कुल नहीं है। अब नया लेटेस्ट पैटर्न रहेगा, नया पढ़ाने का तरीका रहेगा, कुछ चीज़ें अच्छी से अच्छी और आपको मैं दूंगा। जहाँ मेरे पिछले सिलेबस में कहीं थोड़ी बहुत अगर कमी रह भी गई होगी, वैसे तो रखी नहीं है मैंने, लेकिन रह भी गई होगी तो यहाँ पर अपन पूरी तरह से पूरी करेंगे। रेगुलर क्लासेज लेंगे और आपकी जो रीट की एग्ज़ाम्स हैं उनसे पहले अपन इन क्लासेस को पूरी तरह से कवर अप करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इन क्लासेस को रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। और अगर आपको सिलेबस से संबंधित किसी बात की और जानकारी चाहिए, लैंग्वेज 2 या लैंग्वेज 1 को लेकर के आपके अभी भी दिमाग में टेंशन है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को लेकर के अभी भी कोई दिमाग में टेंशन है, तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट को मैं पढ़ूंगा ज़रूर और मेरी नेक्स्ट क्लासेज में मैं उनके बारे में आपसे चर्चा जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हो और अगर रेगुलर अच्छे से तैयारी करते हो तो 100% दोस्तों आपके अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। बस रीट के सभी अभ्यर्थियों से यही कहना है कि लैंग्वेज 2 को तैयार करें, इंग्लिश में मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, गुड लक, बाय बाय।